नमस्कार, वेलकम टू वीडियो गुरु। याद होगा पिछले क्लास में अब तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास और प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। अब आगे देखेंगे हम लोग पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, भाग और अनुसूचियां। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद पिछले क्लास में अधूरी रह गई होगी। अधूरी इन द सेंस कि लगा होगा कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। लेकिन परेशान नहीं होना है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो समझते हैं पार्ट्स इन द शेड्यूल। यानी आपको पता है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसे मानेंगे सर लिखित संविधान है सबसे लंबा? और लोगों का क्या छोटा है क्या? या किसी का ऐसा होगा जो अनरिटेन भी होगा? तभी तो हम कहते हैं ना, तभी तो दावा ठोकते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। हां, यूके और इजराइल, यूके और इजराइल एग्जाम्पल के रूप में, यूके और इजराइल एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो दो ऐसे देश हैं जिनके संविधान लिखित में नहीं है। पहला चीज ये क्लियर हो गया कि रिटेन में है। चलिए दूसरा क्या है? सबसे लंबा यानी फॉर एग्जांपल यूएसए में हम अगर जाएं तो यूएसए में 7 अनुसूची या 7 आर्टिकल्स, 7 अनुच्छेद हैं। तो अब सोचोगे सर ये काम कैसे चलेगा? 7 अनुच्छेद है तो सर यहां 50 राज्य है और 50 राज्यों के संविधान अपने अलग अलग हैं। जबकि हम भारत की बात करें तो एक्सेप्शनल जम्मू कश्मीर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को छोड़ दे, सारे राज्य का और देश का एक ही संविधान है। इस कारण से भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जिस समय संविधान लागू हुआ था 2 टर्म आते हैं। क्या क्या आता है? एक 26 जैन 1950 और एक आता है 26 नवंबर 1949। अब ये सोचोगे सर ये 2 डेट क्यों लिख दिए? रीजन क्या है लिखने का? मैंने कहा 2 वर्ड है। एक होता है संविधान को अंगीकृत करना और एक होता है लागू करना। संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि बन गया था संविधान। हम 2 महीने इंतजार किए, वेट किया। क्यों वेट किया? आपको पता है 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज 1930 हम बात करें, जहां 1929 में लाहौर रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज पेश किया गया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 से हर साल हम लोग झंडा फहराएंगे। उसको याद रखने के लिए हम इसे लागू किए 26 जनवरी 1950 को। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू किया गया कब? इंप्लीमेंट कब किया गया? 26 जैन 1950। अब कहा सबसे लंबा लिखित संविधान है। लंबा कैसे मान ले सर? लंबा मानना पड़ेगा। 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद हैं, 22 पार्ट्स, 22 भाग और 8 शेड्यूल। एक कब देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ? एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट, यानी जब प्रारंभ के समय। अभी इसकी संख्या होकर 12 हो गई है। अभी इसकी संख्या 12 हो गई है। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आर्टिकल्स देखते चलेंगे। तो आज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कौन भाग महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, और चर्चा करेंगे अनुसूचियां। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन सा क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें, कभी कितने बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते होंगे पेपर तो देखोगे कई बार पूछा जा चुका है सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु जो है किस आर्टिकल्स में आता है और किस भाग में आता है। तो यहां आप देखेंगे बॉक्स में पहला भाग पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र यानी भारत क्या एक संघ है, उसका क्षेत्र है 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश।
इस आर्टिकल में 1 से 4 के बीच आर्टिकल्स। पार्ट 2 सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, आर्टिकल्स 5 to 11। पार्ट 3, आप इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क किए दे रहा हूं, जब भी आप एग्जाम हॉल में देखोगे, कई बार आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कोई भी एग्जाम हो सर, जीएस पर आधारित कोई भी एग्जाम, चाहे आप एमपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे झारखंड का हो, कोई भी एग्जाम हो, या दिल्ली सबऑर्डिनेट की बात कर लें हम, कोई भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। या एसएससी की कहें तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35, 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कभी कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ये पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 to 51। अब कई लोगों को लगेगा सर क्या 12 से 35 है, क्या मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं करेंगे? आगे करेंगे, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे लेक्चर में, जब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, तब टोटली जितने सारे हैं सबको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। 36 में क्या, 37 में क्या, है ना। अभी हम देख क्या रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, भाग देख रहे हैं। आइए देखिए नेक्स्ट पार्ट 4A। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, 51A में कहां है? तो क्वेश्चन क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य कितने भाग में? 4A में। कौन से अनुच्छेद में? 51A। अब पार्ट 5 में आप देखेंगे कई आपके बुक्स में केवल द यूनियन की चर्चा की गई है, संघ, जो आर्टिकल्स नंबर 52 से लेकर 151 है। तो इसे हम चैप्टर वाइज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। चैप्टर 1 में द एक्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, कार्यकारी दैट मींस एग्जांपल के रूप में कह दें भारत के प्रेसिडेंट। संघ की बात किए, अगर राज्य की बात करते तो यहां गवर्नर कहते। कार्यकारी प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 52 to 78। आगे देखिए चैप्टर 2 की बात करें, पार्लियामेंट यानी संसद। संसद में राष्ट्रपति भी आएंगे, लेकिन यहां अलग से कर दिया कार्यकारी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है यहां 79 to 122 है, लेकिन आर्टिकल राष्ट्रपति का कहां है? यहां है। ठीक है, तो क्या होगा, यूनियन में प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे। तो हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन कर दे राष्ट्रपति की चर्चा किस भाग में की गई है, तब थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, यार भाग की बात किया, भाग है कहां, हम तो आर्टिकल जानते थे। तब आपको याद रखना होगा, प्रधानमंत्री की बात करें, संसद की बात करें, या राष्ट्रपति की बात करें, इवन आप राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर की बात कर लें, ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति हम लोग देखेंगे तो और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे उस समय ना। अभी हम लोग केवल भाग देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां फॉर एग्जांपल 123 ऑर्डिनेंस पावर है। चैप्टर 4 में द यूनियन जुडिशरी, संघ न्यायपालिका 124 से 147, और चैप्टर 5 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग, इसकी चर्चा की गई है 148 to 151। अब आ जाइए पार्ट 6 में। जो काम था पार्ट 5 का वही काम है पार्ट 6 का, अंतर है वहां यूनियन था, यहां राज्य है। देखिए द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें, आर्टिकल नंबर 152 to 237। यहां आप देख रहे हैं कार्यकारी था, वहां राष्ट्रपति था आर्टिकल नंबर 52 से, यहां क्या होगा, राज्यपाल हो जाएगा, यहां राज्यपाल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 तक। चैप्टर 3 की बात करें, राज्य विधानमंडल। आप कहोगे सर राज्य विधानमंडल में 2 लाइन क्यों खींच दिया? सर विधानसभा और विधान परिषद 2 तो होंगे, तो दोनों को रखना होगा ना। तो 168 to 212 तक। और देखिए पार्ट 6 में क्या होगा, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जैसे वहां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, यहां राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट था, यहां हाई कोर्ट है। यहां एक और बढ़ गया आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए पार्ट 7 द यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश,
नंबर 7 कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, जिसके आर्टिकल की बात करें 239 टू 242। पंचायत पार्ट 9 243 से लेकर 243 ओ। अब पंचायत है गांव के लिए, तो शहरों के लिए नगर पालिका भी तो होगा, तो पार्ट 9 ए म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी। सर इतना डिटेल में कभी कभी क्वेश्चन आता है जो मजबूरन हमें छोड़ कर आना पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं रहता है हमें ना, इतना डिटेल पढ़ते ही नहीं है। अच्छा लगता है यार ये आएगा नहीं, लेकिन पता है सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन या तो गेट के बाहर या गेट के अंदर, गेट के अंदर होंगे इंटरव्यू देंगे, अपर पोस्ट अगर होंगे जॉब, और गेट के बाहर हो गए तो फिर से प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पर करना होगा, इसलिए थोड़ी सी डिटेल देखनी पड़ती है। अब पार्ट 9 था पंचायत, पार्ट 9 ए नगर पालिका, तो पार्ट 9 बी क्या होगा? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाए पार्ट 9 के अलावा पार्ट 10 में क्या है? सर पार्ट 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, 244 से लेकर 244 ए। पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 टू 263। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन, हो सकता है आपका इलेक्शन हो या इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग रहे, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा अपने आप में। इलेक्शन कमीशन रहे या चुनाव आयोग रहे, डजंट मैटर। पार्ट कितने होंगे? 15। आर्टिकल नंबर 224 से लेकर 229 ए तक। जैसे कहते हैं ना हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एक आधिकारिक भाषा है, वैसे ही सर राज्यों में भी कई सारे भाषा हैं उनकी। जैसे उड़ीसा चले जाओ उड़िया, अब केरल चले जाइए मलयालम, कर्नाटक चले जाइए कन्नड़, तमिलनाडु तमिल। वैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है 343 टू 351, पार्ट कितना? 17 में। ठीक है, आगे देखिए। अब पार्ट 18 की बात कर लें, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, 352 360, यानी 352 356 360। क्लियर है? तो देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजन में 352 क्या कहता है, 356 क्या कहता है, 360 क्या कहता है, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, आर्टिकल नंबर 360 पार्ट 20 कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आपको पता ही है ना। तो ये थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। अब चलते हैं हम लोग शेड्यूल की ओर, अनुसूची। जैसा कि आपको पता है जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी। एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, यानी अलग अलग वर्षों में 4 अनुसूचियां बढ़ी है। तो आइए देखते हैं अनुसूची क्या होगा। Schedules of the Constitution of India are basically which categorize and tabulate various items related to constitutional matters। यानी सर अनुसूची में है क्या? भारत के संविधान की अनुसूचियां हम कहें मूल रूप से संवैधानिक मामलों से संबंधित विभिन्न मदों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती है। मतलब हुआ क्या? जैसे आप देखेंगे पंचायत के बारे में अलग चर्चा की गई है, नगर पालिका के बारे में अलग चर्चा की गई है, कुछ राज्यों का प्रशासन अलग चर्चा की गई है, उन सब की चर्चा की गई है शेड्यूल में। और भारतीय संविधान में एट प्रेजेंट टाइम एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक वाज है और एक ईज है। अब सर ये क्या लिख दिया आपने? सर ये आपको समझने में आसानी होगी। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थे? 8। कितने हैं? 12। यानी जहां वाज हो 8 होगा, जहां इज हो 12 होगा। यानी एट प्रेजेंट टाइम देयर इज अ टोटल ऑफ
12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब वन बाय वन हम लोग अनुसूचियां की चर्चा करते हैं, शेड्यूल देखते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या होगा, शेड्यूल 2 में क्या होगा, शेड्यूल 3 में क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम शेड्यूल 1 की बात करेंगे। सर इसे कहानी की फॉर्म में अगर याद करें तो बहुत मजेदार होगा। कैसे? देखिए सबसे पहले अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम क्या देखते हैं? सीटें देखते हैं। सीटें कहां हैं समझना, पहले मैं कहानी बताता हूं। वैकेंसी आई, मान लो एमटीएस की वैकेंसी आ गई, सपोज हमने देखा कि अच्छा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, सीटें देख लिया। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे सैलरी, यानी कितना पे स्केल है। पे स्केल नाम सुनने से ना बाँछें खिल जाती है कि पे स्केल कितना है। पे स्केल देख लिया, पे स्केल देखा, आपकी सिलेक्शन हो गई। अब भैया सिलेक्शन हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, आपसे शपथ लेने के लिए कहा गया भैया ईमानदारी पूर्वक काम करोगे ना? हाँ सर काम करेंगे। समझना, पहला वैकेंसी आया, दूसरा हमने पे स्केल देखा, तीसरा हमने शपथ ले लिया काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक, कोई बेईमानी नहीं करेंगे। अब चौथा, राज्यों में पोस्टिंग हो गई, आपकी पोस्टिंग हो गई ना, आपने सीट देख लिया, राज्यों में पोस्टिंग हो गई। राज्यों में पोस्टिंग हो गई तब जाकर आपको सबसे इंटायर एरिया मिला, पिछड़ा क्षेत्र, जहां अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र हो, आपको प्रशासन देखना है। प्रशासन देख लिया, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जनरली। आपने अच्छा काम किया। अब कहा सर आपको एटीएम मशीन लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है कि रूरल एरिया में एटीएम मशीन नहीं है, एटीएम मशीन लगाइए। आपने एटीएम मशीन लगवा लिया, अच्छा काम किया। तब 7 इज हेवन, 7 में कहा सर थोड़ा सा ना हम रूरल एरिया में गए तो भाषा समझने में परेशानी हुआ हमें। बोला अच्छा उसके उपाय करेंगे हम, परेशान ना हो। तब 7 इज हेवन, पावर क्लैश ना हो, राज्यों के जो अधिकारी हैं और केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। तब कहा कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ना सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। अब गए सर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम गए, सर वहां लैंग्वेज समझने में बहुत परेशानी हुआ हमें। बोला अच्छा कोई बात नहीं है। तब कहा ठीक है लैंग्वेज का भी प्रावधान किया जाए, आपको सिखाया जाएगा, तब तो काम कर पाएंगे आप। लैंग्वेज का प्रोविजन हो गया। लैंग्वेज का प्रोविजन होने के बाद सर आप थोड़ा सा क्या किया ना, आपने पैसा गलत तरीके से ज्यादा कमा लिया। अब सोच लो, एकदम आप पर कहानी बना रहे हैं कि आपकी नौकरी हुई, आपने वैकेंसी देखा, पहला वैकेंसी देखने के साथ आप क्या करते हो, आपने पे स्केल देखा, पे स्केल देखने के बाद आप शपथ ले लिए, आपकी पोस्टिंग हो जाती है कहां, राज्यों में। इसके बाद राज्यों में पोस्टिंग होने के बाद आपको रूरल एरिया में भेजा जाता है, फिर एटीएम मशीन लगाने की जिम्मेवारी दी जाती है, और फिर पावर क्लैश ना हो इसलिए हमने 7 को हेवन मान लिया और सब्जेक्ट को बांट दिया। तब आपको परेशानी महसूस हुई सर हमें वहां के रीजनल लैंग्वेज नहीं आते, तब रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान हुआ। और 9 से क्या हो गया, आपने कई सारे इलीगल तरीके से पैसे कमाए, तब आपके पैसे को दबोच लिया गया। अब क्या हो गया, पैसे तो दबोच लिया गया, तब कहा गया बहुत गड़बड़ किया है, अब आप अपना काम सुधारिए और चले जाइए दूसरे जगह। तब कहते हो सर अब हम नौकरी छोड़ेंगे। नौकरी छोड़ेंगे यानी दल बदल कानून। और फिर 11 से अब आप पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो गए, यानी 11 नंबर आप आ गए पंचायत और 12 नंबर आ गए नगर पालिका। ये तो कहानी थी। अब आ जाएंगे हम यहां देखेंगे, इस कहानी को आप बराबर सुनिएगा तो ना याद हो जाएगा कि ये शेड्यूल में मैंने कहानी के रूप में कैसे गढ़ा है। ठीक है, अब देखिए पहला शेड्यूल क्या कहता है, द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। दैट मीन्स कहें 29 और 7, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
ठीक है, ये तो कहा कि पहली वैकेंसी आ गया, हमने देख लिया राज्यों में, अब रिलेट कर रहे हैं। अब दूसरा क्या था, मैंने क्या कहा, हम लोग पे स्केल देखते हैं कि सब पे स्केल कितना है, उसी के अनुसार अपने क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। यानी दूसरी अनुसूची में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर हैं, संवैधानिक कार्यालयों के धारक हैं, उनकी सैलरी की चर्चा की गई है। तो यानी कहें किन की, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, जजेज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपने वैकेंसी देखा, आपने पे स्केल देखा, फिर मैंने क्या किया तीसरा से, कि आप शपथ लेते हो कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यानी तीसरे शेड्यूल की बात करें, क्या है, ओथ और अफर्मेशंस, यानी शपथ और प्रतिज्ञान। अब कई लोग सोचेंगे सर 2 वर्ड क्यों लिख दिया, ओथ तो बातें समझ में आती है, प्रतिज्ञान क्या है। सर 2 लोग होते हैं, जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं और जो नास्तिक, जिनको ईश्वर पे कोई भरोसा नहीं है। तो जो ईश्वर पे आस्था रखते हैं वो शपथ लेंगे, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अमुक, यानी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। जो ईश्वर पे आस्था नहीं रहेंगे वो प्रतिज्ञान क्या करेंगे, लिखित देंगे, वो लिखित देंगे। यानी कैसे याद रखा, पहले में आपने क्या किया, वैकेंसी देखा, दूसरे में आपने पे ग्रेड देखा, तीसरे में आप शपथ ले लिया भैया ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। तीसरा तक क्लियर है। अब देखिए चौथा क्या कहा, आपकी पोस्टिंग हो गई। यानी चौथी अनुसूची कहता है कि कंटेन्स प्रोविजंस एज टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि किस राज्य में कितने सीट होंगे। फॉर एग्जांपल यूपी में 31, इसी अनुसार तो आपकी नौकरी लगी थी, राज्यों में पोस्टिंग हुई थी। अब पांचवा क्या कहा था, 5वीं अनुसूची से 5th शेड्यूल से आपकी पोस्टिंग हो जाती है रूरल एरिया में, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन देखना है। यही तो था। देखिए 5वीं में क्या है, यानी कंटेन्स प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान शामिल हैं। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जितने भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होंगे, उनका प्रशासन बिल्कुल डिफरेंट होगा अदर से। उन सब की चर्चा की गई है 5वीं अनुसूची में। आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तब क्या कहा, आपको एटीएम मशीन लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। एटीएम मशीन लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। क्यों सर, नोटबंदी में बहुत दिक्कत हुआ था, इसीलिए एटीएम मशीन लगाओ, जल्दी से पैसे निकलकर सामने आए। एटीएम मशीन मतलब क्या हो गया, अब आ जाए 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। अब देखिए एटीएम मशीन यानी 4 राज्यों का प्रशासन। एटीएम यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और फिर मिजोरम। यानी कंटेन्स प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान शामिल है। अब आपने एटीएम मशीन भी लगा लिया, तो मैंने क्या कहा, पावर क्लेश होने लगा। राज्यों के जो अधिकारी हैं और केंद्र के अधिकारी हैं, तब कहा सर 7 को हेवन मान लीजिए। यानी पावर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कंटेन्स द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय आएंगे उसमें कानून बनाएंगे केंद्र सरकार, उसमें कानून बनाएंगे केंद्र सरकार। फॉर एग्जाम्पल रक्षा, डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, फॉर एग्जाम्पल कहें हम कि आप संचार कह दो, कम्युनिकेशन। राज्य सूची में जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसमें कानून बनाएंगे आपके राज्य सरकार। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, पंचायत ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पंचायत। और समवर्ती सूची में सब्जेक्ट इक्वल होगा, कानून दोनों बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों के कानून क्लैश करेंगे तब केंद्र सरकार के कानून मान्य होंगे। ये तो बेसिक है। आपके एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट किस सूची में आता है, कौन से सब्जेक्ट राज्य सूची में आता है, कौन सा सब्जेक्ट समवर्ती सूची में आता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले देखिए यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, संघ सूची कहें या केंद्र सूची कहें, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
जब संविधान लागू हुआ था 97 सब्जेक्ट थे। अब सर जैसे जैसे आगे बढ़ा सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया। अब सोचिए 1950 में संविधान लागू होता है, हमें क्या पता कि आज एक ऐसा स्थिति आएगा जब आप घर बैठे पढ़ाई करेंगे, यानी डिजिटल हो गया। तो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होगा, संचार जो होगा, वो किसके अंदर आएगा? केंद्र सरकार के अंदर आएगा। अरे बस समझ में। तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो क्या हो गया? सेंसस जनगणना, संघ लोक सेवा आयोग, सिटीजनशिप। कोई भी दूसरे देश का नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा, कौन? तो कहें होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। रेलवे, मनी, और कहें करेंसी या क्वाइनेज एंड लीगल टेंडर, फॉरेन एक्सचेंज, वैधानिक मुद्रा, विदेशी मुद्रा, फॉरेन लोन्स, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग एंड डिफेंस। तो ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट को याद रखना पड़ेगा। कितने थे, कितने हैं, कितने थे 97, कितने हैं 100। अब देखें स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। कहा जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। अब देखिए इसमें कमी हो गई, जिसमें संविधान लागू हुआ था 66 है, अभी कितना है? 61 है। क्या आएगा? एग्रीकल्चर, कृषि, पंचायत और नगरपालिका के चुनाव, राज्य लोक सेवा आयोग, और जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, लैंड पे, बिल्डिंग पे, होल्डिंग जो कहते हैं, तो भूमि और भवनों पर कर आदि, ये सब के सब राज्य सरकार डिसाइड करेंगी कितने टैक्स लिए जाएंगे, कितने नहीं लिए जाएंगे। अब आ जाए कंकरेंट लिस्ट। इसी में कंफ्यूजन होता है और यही जो लिस्ट है इसी में से फंसते हैं हम लोग। कंकरेंट लिस्ट, जिस समय संविधान लागू हुआ 47, एट प्रेजेंट टाइम 52, क्या आएगा? विवाह और तालाक, मैरिज एंड डाइवोर्स किसमें आएगा? कंकरेंट में। फॉरेस्ट यानी जंगल, ये सब के सब आएंगे कंकरेंट लिस्ट में। फिर वन, जंगली जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। याद रखिए अगर सेंसस की बात करेंगे वो हो जाएगा यूनियन लिस्ट, लेकिन जहां पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में होगा। एजुकेशन, शिक्षा, इसलिए एग्जांपल के तौर पर देखिए 10+2 हम अपने राज्य की अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, जैसा ही 10+2 पास करते हैं आ जाते हैं यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन। फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर्स, जुडिशियल स्टैंप्स, स्टैंप ड्यूटी जिसे कहें। लेकिन अगर हम रेट की बात करेंगे स्टैंप ड्यूटी पे, तो रेट तय करेगा राज्य सरकार, इसलिए कहा बट नॉट इंक्लूडिंग रेट्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी। ये था 7वीं अनुसूची। अब 8वीं क्या? मैंने कहा कुछ देर पहले सर आपने काम तो कर लिया, लेकिन 8वीं अनुसूची में आपको भाषा में प्रॉब्लम हुआ। हम गए रूरल एरिया में, भाषा ही नहीं समझ में आया, काम कैसे करें? तब कहा कि परेशान ना हो, भाषा का भी प्रावधान है। द 8th शेड्यूल लिस्ट 22 लैंग्वेजेज, आर्टिकल 344 एंड 351। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 344 से 351। एक क्वेश्चन बनेगा सर शुरुआत में कितने भाषा थे? अभी तो आपने कहा 22। सर ऐसे याद रख लेना 14+8। 8वीं अनुसूची में 8 भाषा जोड़े गए। याद हो गया? कहां गड़बड़ है? 8वीं अनुसूची में 8 भाषा जोड़ा गया, आज 22 है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, शेष संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन सी भाषा है या नहीं है, या क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से भाषा जोड़े गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कौन कौन से भाषा है? 22 तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, संस्कृत। देखिए, और उर्दू। कई लोगों को लगता है सर उर्दू है या नहीं है, उर्दू भी है सर। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्या नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है केवल, इंग्लिश हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं है। अब सोचोगे सर ये तो बता दो 14+8, 8 भाषा कब कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, भूल जाते हैं बार बार। मैं एक ट्रिक बताता हूं, कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है देखिए, समझना कैसे याद रखें। सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधा नमक बोर्ड मास। अब सोचोगे सर ये कैसे याद होगा? एकदम सिंपल है। सिंधा दैट मीन्स सिंधी,
सिंधा दैट मीन्स सिंधी। ये 1967 में जोड़ा गया। नमक से 3 लैंग्वेज निकालेंगे, नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। कोंकणी ये कब जोड़ा गया? ये 1992 में जोड़ा गया। परेशान मत होना, अमेंडमेंट भी बताएंगे कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया। बोर्ड मास 4 लैंग्वेज, कैसे? बोर्ड, बोडो, बोडो, डा से डोगरी और 2 बचा मास यानी मैथिली, मैथिली और फिर संथाली जो ट्राइबल लैंग्वेज है, खासकर झारखंड छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोला जाता है। यह जोड़ा गया 2003। यानी याद हो गया? कैसे याद रखें? सिंधा नमक बोर्ड मास, सिंधी नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोर्ड मास बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आपके सामने यह रहा, आप इसे याद कर लो, समझ लो। 21वां संशोधन अधिनियम 1961 सिंधी किसके समय में जोड़ा गया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 71st अमेंडमेंट 1992 3 लैंग्वेज, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, किसके समय? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। और फिर थर्ड था 92nd अमेंडमेंट 2003 92वां संविधान संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मास अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो ये 8th शेड्यूल तक हमारे संविधान में पहले से है। अब यहां से गाड़ी बढ़ेगी आपके आगे, यानी संविधान में ऐड होता चला गया। 9वीं अनुसूची की बात करें तो कंटेंट्स प्रोविजंस, यानी सर ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। यह है क्या? क्या कहा था आप? सर बहुत ही लीगल तरीके से पैसा कमाया, तब आप पर पैसे को कैसे हम छीने, यानी इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों की वैधता के प्रावधान शामिल किए गए, भूमि कर, संपत्ति आदि। अगर सरकार को लगेगा कि आपकी जमीन हमें चाहिए किसी कारणवश, सपोज मान लीजिए 4 लाइन बन रहा है और उस 4 लाइन में आपकी जमीन आ रही है, सर सरकार को लगेगा कि लेना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको उसका मुआवजा मिलेगा, ठीक है। ये सब के सब 9वीं अनुसूची में शामिल है। तो क्या याद करना पड़ेगा? 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। अब आ जाए 10वीं। अब 10वीं, अब आप पर तो करप्शन का चार्जेस लग गया। अब तो आप भागोगे ना इधर उधर, इस नौकरी को छोड़े उधर जाएं। तो उसी आधार पे दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं। इससे शामिल किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान। यानी अगर आप अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे, तब आप लोकसभा का मेंबर हैं तो लोकसभा सदस्य, अगर आप विधानसभा के मेंबर हैं तो विधानसभा के सदस्य आप पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अब आती है 11th। अब आप क्या करोगे? आपकी नौकरी भी चली गई, करप्शन में, तो कहोगे सारे काम करते हैं, पंचायत में इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। यानी 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट 1993, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 से पंचायत को कौन से अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में। इसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल है। अब आप सर गांव के लिए पंचायत हो गया, तो क्या आप शहर के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करोगे? करेंगे ना सर, शहर का भी तो डेवलपमेंट करना है। तब कर दिया गया 12th शेड्यूल में 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। कब जोड़ा गया? 74th अमेंडमेंट 1993, यानी 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल हैं। जहां इसमें 18 सब्जेक्ट हैं नगर पालिका में, वहीं पंचायत में अगर विषय की बात करें तो 29 विषय हैं, 29 विषय दी गई हैं। 29 विषय में पंचायत कानून बना सकती है, 18 विषय में नगर पालिका कानून बना सकती है। तो इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? पार्ट्स यानी 22, और क्या देखा? शेड्यूल यानी कितने शेड्यूल हैं। तो
8 थे, 12 हैं। यकीनन इस लेक्चर में आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे शेड्यूल के, वो आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।